नमस्कार साथियों, RSM SSB न्यूज पर आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे साथियों के कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म पर वीडियो बनाऊं और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बनना है ETC को लेके। तो उसी के लिए मैं एक लाइब्रेरियन का जो है वो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म का वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने है वो SSO ID को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं, आपको SSO ID ओपन करने के बाद जब आप व्यू मोर जो न्यूज नोटिफिकेशन में व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ये अभी पेज ओपन हुआ है वो पेज ओपन होगा। उसमें रिजल्ट के बाद में आप यहाँ देखोगे तो ये आपको देख रहा होगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइब्रेरियन गेट 3 के नाम से जो ये लिखा आ रहा है, इसके सामने अप्लाई नाउ का ये जो क्लिक है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आप जो है वो बाद में इस पेज पर पहुंच जाओगे और आपके सामने एक स्क्रूटनी फॉर्म बेसिक डिटेल, इसमें सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आएगी। ये टोटल बेसिक डिटेल से लेके और लास्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तक टोटल 6 क्रम में इसको पूरा ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले जो रोल नंबर है वो अपने आप फेस हुआ आ जाएगा, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो भी आ जाएगा फेस किया हुआ, और मेरिट क्रमांक है। मेरिट क्रमांक ये अपने को नहीं बनना है। मेरिट क्रमांक ये अभी की, ये अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद की बात है। मेरिट क्रमांक है वो अभी अपने को नहीं बनना है इसमें कोई। इसके अलावा विज्ञापन संख्या है वो फेस किया हुआ आएगा। पद कोड या क्रम संख्या यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। पद का नाम है वो अपने आप आ जाएगा, विभाग का नाम वगैरह। ये जो हिंदी में नाम है इसमें जो इसका स्वयं का कीबोर्ड है उसी पे टाइप करना है, सावधानी रखते हुए। जो आपके ID प्रूफ में हिंदी में नाम है वही नाम आपको अपलोड करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पिता का नाम हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, माता का नाम भी हिंदी में लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आ जाएगी, विज्ञ प्रति में निर्धारित तिथि का आयु ये भी आ जाएगी। इसके बाद ये तो सब डिटेल है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो फेस सबके हो ही रही होगी। इसके बाद संतान विवरण, हाँ यदि आप मैरिड है तो इसमें संतान के बारे में डिटेल जरूर भरें। अनमैरिड है तो इसमें आपको कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। भूतपूर्व सैनिक इसमें भी अगर हो तो हाँ लिखना है, वरना नहीं। NCC है, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये आपके अकॉर्डिंग बनना है। सेवारत कर्मचारी अगर वो एम्प्लॉय है पहले से तो वो उसके बारे में डिटेल। इसके अलावा ये जो मूल निवास है, मूल निवास में आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, अन्य टिप्पणी और कुछ भी आपको टिप्पणी करनी है तो इसके बारे में। उसके बाद में जन्म स्थान में वही सेम डिटेल वापस है। उसके बाद में हम बात करेंगे पत्र व्यवहार के पते की। ये जो पहला पत्र व्यवहार का पता है, इसके बाद में स्थायी व्यवहार आएगा। अगर आपके दोनों सेम ही हैं तो सेम डिटेल बननी है, और अलग है तो पत्र व्यवहार की और होम टाउन की तो अलग अलग पड़े। इसमें भी पता पंक्ति, जैसे फर्स्ट में आपका जो मकान नंबर या गली नंबर है, मकान नंबर भर लेना। सेकंड में आप गली नंबर पढ़ लेना। थर्ड में आपका गांव, पोस्ट या जो भी सिटी वगैरह है वो पढ़ लेना। फिर तो ये जो सारी डिटेल है, शहर, गांव, जिला, राज्य, पिन कोड जरूर भरना दोस्तों। फ़ोन नंबर आपकी इच्छा हो तो भर लेना, वरना नहीं भरो तो भी चलेगा। इसके बाद स्थायी पता में अगर आपके सेम है तो फिर तो वही सारी डिटेल सेम ही भरनी है, और अलग है तो फिर आप इसमें अलग भर सकते हो। इसके बाद ये आपका पहला जो इसका पेज है वो कंप्लीट होता है बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने जो है वो दूसरा ये पोर्टल खुल जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो 10th है, 12th है और डिप्लोमा मतलब अपने लाइब्रेरियन का, और यदि आपने पहले फॉर्म में ग्रेजुएशन का भी लिखा है तो ग्रेजुएशन ज़रूर पढ़े। और यदि आपने सिर्फ 10th 12th
प्लस डिप्लोमा ही भरा है तो अभी भी आपको सिर्फ वही भरना है, फालतू में कोई वो ज़्यादा डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने भर दिया है फिर तो आपको जो ग्रेजुएशन की डिटेल भी लेके जानी है, और नहीं भरा है तो बस आपको 10th 12th और डी लिस्ट सी लिस्ट आपके पास जो भी बी लिस्ट है तो बी लिस्ट, अगर बी लिस्ट है तो आप ध्यान रखना कि अगर आपने बी लिस्ट भरा है तो उसके साथ फिर ग्रेजुएशन तो जरूरी हो गया, क्योंकि आपने पहले ग्रेजुएशन की है तभी आपका बी लिस्ट होता है। और अगर बी लिस्ट नहीं और डी लिस्ट डिप्लोमा है तो फिर उसमें तो 12th के साथ लग जाएगा। अनुक्रमांक में आपको रोल नंबर बनने हैं और ये फेस डिटेल्स आप जब आप 10th में RBSC लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद फेस क्लिक टू फेस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल है वो अपने आप फेस हो जाएगी। अगर फेस नहीं होती है किसी कारण से, काफ़ी जो अभ्यर्थी पुराने होते हैं जिन्होंने 2010 से पहले 10th किए तो उनके ये दिक्कत आती है, तो फिर आपको जो है मैनुअली अपलोड करनी है। ये 9 कॉलम प्राप्तांक तक का है, इसमें बाद में आगे के कॉलम हैं वो इस प्रकार है। 6 पे ये हो गया, 9 पे प्राप्तांक का था, फिर 10 पे परसेंटेज का है, फिर कोर्स की अवधि जो अपने 12 महीने 1 साल होती है, फिर जारी दिनांक। जारी दिनांक में दोस्तों आपको जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डालनी है। उसके बाद में अगर आपका डॉक्यूमेंट फेस नहीं हुआ था तो यहाँ पे आपको मैनुअली अपलोड करना है, वरना ये डिटेल अपने आप आ जाएगी। ये होगी 10th की बात। इसी तरह आपको 12th का भी करना है, और अगर आपने ग्रेजुएशन की भरी है तो ग्रेजुएशन का भी इस तरह देना है, और फिर डिप्लोमा का भी देना है आपको। और फिर ये जो रजिस्ट्रेशन विवरण इसमें आपको खाली छोड़ना है, वैसे अभी इसमें कुछ नहीं बनना है। ये फिर दूसरा पेज कंप्लीट होता है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट जो इसकी डिटेल्स है उस पर जाना है। और जो नेक्स्ट डिटेल है 3rd नंबर वो है एक्सपीरियंस डिटेल्स। तो एक्सपीरियंस डिटेल में इसमें अपने कोई वैसे अनुभव मांगा है नहीं, तो फालतू में इसमें अपने को कुछ नहीं बनना है, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है और फिर आगे बढ़ना है। और ये जो विज्ञापन अनुसार ऐसा कोई है जिसने आयु सीमा में छूट चाहिए तो ये उनको इस कॉलम पे क्लिक करना है, बाकी कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो क्लिक करना है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ना है। ये सारे जो है ऑप्शन है इनको। इसके बाद में ये पेज भी यहाँ पूरा होता है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और अगली जो डिटेल है वो खुल जाएगी। अगली डिटेल्स में आपके फ़ोटो और सिग्नेचर की बात आएगी। तो इसमें आपने अगर जो आपका नया फ़ोटो है अभी का वही इसमें लगाना है आपको, और साइन जो उस टाइम फॉर्म पे किए थे वही फॉर्म करने हैं। और ये साइन है वो 50 KB से कम रखने हैं उसकी PDF, ताकि इसमें आ जाएगी JPG। और फोटो की PDF है JPG वो 100 KB से कम की रखनी है। और हो सके तो फ़ोटो वही रखना जो आपने एप्लीकेशन में फॉर्म में भरा था, क्योंकि जो लाइब्रेरियन का फॉर्म भी है वो मई जून में भरे गए थे, तो 6 महीने से पुराने वैसे हुए नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। इस प्रकार ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात हो गई। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो अगला डिटेल्स है वो खुल जाएगी एप्लीकेंट चेकलिस्ट की। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूज है कि इसमें कौन सा क्लिक करे कौन सा नहीं करे। तो जो आप देख रहे हैं ब्लू टिक किए हुए, आपको जो फर्स्ट वाले इसमें तो सब में आपको ब्लू टिक ही करने हैं। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसकी योग्यता अभी पूरी नहीं हुई है, वो 12th या डिप्लोमा के रनिंग में हो, तो फिर उसको है वो दूसरे पे क्लिक कर सकता है। और जिन अभ्यर्थी की कंप्लीट योग्यता है तो वो तो फिर जैसे ये कॉलम है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है, उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। तो अगर अनुरूप है तो अनुरूप पे ही आपको टिक करना है, और उससे भिन्न है तो भिन्न पे। आवेदन की अंतिम तिथि तक उसके पास योग्यता थी क्या? हाँ, अगर उसने पहले एग्जाम अपने जो हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 2022 को, उससे पहले उसके पास 12th या डिप्लोमा की मार्कशीट या डिग्री जो भी आ गई थी, तो फिर उसको आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त पर टिक करना है। और नहीं आई थी उसके 11 सितंबर 2022 के बाद में आई थी, तो फिर इसको जो है वो दूसरे पे क्लिक करना है। इसके बाद कॉलम सी है। कॉलम सी में भी वही है, अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में शामिल हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण या उत्तीर्ण नहीं है,
तो आपके पहले हो गई थी एग्ज़ाम से पहले, तो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण पे क्लिक करना है। उसके बाद में इंटरव्यू तो अपने वैसे है नहीं, तो इसमें इंटरव्यू का भी दिया हुआ है, तो इंटरव्यू की तिथि तक उत्तीर्ण, मतलब ये जो ABCDE 5 कॉलम है, इन पर टिक करना ही है अपने को। इसके बाद में इसके ही एक्सपीरियंस, ये इसका चेकलिस्ट का ही दूसरा कॉलम है। अभ्यर्थी आवेदन या एडमिट कार्ड पर अपनी अंकित श्रेणी में है या उससे भिन्न श्रेणी में है, तो हम उसी श्रेणी में हैं, तो हम इसी पे क्लिक करना है। और उसके आरक्षित श्रेणी में जैसे कि कोई EWS का, कोई MBC का है, SC ST OBC किसी का भी है, तो उसके पास आवेदन की तिथि से पहले वो योग्यता रखता था क्या उस कैटेगरी की, रखता है तो फिर उसको जो इस पर भी ब्लू टिक करना है, वैसे इस पर भी ब्लू टिक करना है। इस पर भी ब्लू टिक करना है। आवेदन की तिथि पूर्व से भी करना है। और राजस्थान का मूल निवासी है, अगर राजस्थान का बंदा है तो इसको राजस्थान के मूल निवासी पर क्लिक करना है, और अगर अदर स्टेट का है तो फिर जो है वो इसको इस पर क्लिक करना है वैसे। और ये TSP एरिया वालों के लिए है। जो नॉन TSP के है उनको न तो हाँ पे क्लिक करना है, न ही नहीं पे क्लिक करना है, ये छोड़ देना है दोनों उनको। और ये जो लास्ट है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु इसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो उसने अपने मूल राज्य में भी उस श्रेणी में आरक्षित होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ये बोल रहा है कि आप आरक्षित श्रेणी के हो और आपका जो बॉर्न है वो दूसरे स्टेट में हुआ और आप वहाँ पे भी आरक्षण का फ़ायदा लेते हो और यहाँ पर भी, तो उसमें आपको हाँ और नहीं में एक पे क्लिक करना है, बाकी वो ये छोड़ देना जो अपने स्टेट के हैं उनको। इसके अलावा ये कॉलम भी हो गया। अब जो है ये तीसरा कॉलम है अनुभव का। तो अनुभव का आपने इसमें कोई मांगा नहीं है, तो इसका पूरा है जो ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद एज की बात हो रही है, तो एज में जो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि का आयु क्या है, ये तो अपने आप फेस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने आप फेस हो जाएगी पूरी, ये तो अपने आप फेस हो जाएगी पूरी। ये अपने आप फेस हो जाएगी। और विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, तो इसमें न्यूनतम 18 करनी है और अधिकतम 40 करनी है, ये सबके लिए एक समान ही है। इसके बाद आगे बात करें तो फिर ये जो दोस्तों कॉलम है, ये 1 से 17 18 तक कॉलम है पूरे। इसमें अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणी के लिए जो छूट के सामान्य प्रावधान होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने SC ST या OBC MBC के जो भी कैंडिडेट्स है, उन्होंने अगर एज में छूट चाहिए, जैसे 35+ है 30+ है, तो उन्होंने बिल्कुल छूट मांगी होगी, तो ये उनको टिक करना है। अगर किसी ने 5 साल की छूट चाहिए तो इसको 5 साल के सामने टिक करना है। और किसी ने अगर 10 साल की चाहिए तो 10 साल के सामने, और सामने वर्ग की महिला है तो उनको भी छूट मिली है EWS में, तो ये उन पे क्लिक करना अगर उनको छूट चाहे तो। इसके अलावा विधवा वगैरह ये सब भी उनके लिए है, जिस श्रेणी में जिसने छूट चाहिए उनके लिए है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे 6 7 8 9 इसमें, तो ये जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए टिक करने, अपने को इनको सबको ब्लैंक ही छोड़ना है वैसे। इसके अलावा ये 10 से लेके 18 तक, तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन वाला बंदा होगा तो उनको यहाँ पे टिक करना है, अपने को नहीं करना। और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो इसका अंतिम पेज है वो खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो विशेष ध्यान है वो यहाँ पे रखना है। सबसे पहले आपको 10th यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जारी क्रमांक है। पहले आपने अनुक्रमांक दिए थे, यहाँ पे जारी क्रमांक और दिनांक। तो जारी क्रमांक में आपको जो 10th के आपको जो मार्कशीट होगी उस पर लेफ्ट में ऊपर ही ऊपर तरफ जो आपको नंबर लिखे हुए वो आपको डालना है जारी क्रमांक में। और दिनांक है वो वही डालने हैं, रिजल्ट की डेट डालनी है। उसके बाद संलग्नक संख्या में आपको पहला आपका 10th का डॉक्यूमेंट है तो 1 लगाना है। उसके बाद में इसका जो मैनुअली आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वैसे अब एक ही होते हैं, तो वो आपको अपलोड करना है। वही ऐसे के ऐसे यहाँ पे 12th का है,
यहाँ पे आपके अगर ग्रेजुएशन है तो इसका है। इसके अलावा आपने और कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन भरी थी एमए वगैरह की तो वो उसका है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट जैसा आपने पढ़ाई की है वहाँ को होना चाहिए। जैसे आपने फॉर्म में डिटेल दी है 10th 12th और डिप्लोमा की, तो फिर आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 12th का लगेगा। और यदि आपने ग्रेजुएशन की डिटेल दी है तो ग्रेजुएशन का लास्ट लगेगा, भले उसके बाद में आपने और भी कई सारी योग्यता हासिल कर ली हो, पर आपने जो फॉर्म में लास्ट डिटेल दी है उसके अनुसार ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगती है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ये जो नंबर है 425 वैसे, तो ये किसी का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल से दिया हो 12th का तो हो ही, कोई नंबर हो तो वैसे खाली नहीं रहेगा, ये 01 डाल देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और जिस दिन को आपने ये लाया है उसकी डेट डाल देना और ये अपलोड कर देना। और ये ध्यान रखना कि इसको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है 10th 12th उनके आपको फोटोकॉपी अपलोड करनी है और वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। लेकिन जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये उन प्रिंसिपल या उन स्कूल ने आपको साइन और सील करवा के दिया है। ये हो कोई बात 4 नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जो आपको मैनुअली अपलोड करने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट सारे हैं चल रही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में एनओसी, ये एनओसी अपने नहीं होती, ये जो गवर्नमेंट सर्विस में पहले से राजस्थान सरकार में लगे हुए हैं उनके लिए होते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए उनके लिए, अपने लिए नहीं होती वैसे ही। उसके बाद हम बात करेंगे मूल निवास की। तो मूल निवास में यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मूल निवास में आपको टोकन संख्या देनी है। टोकन नंबर है, 1-2 नंबर होंगे, एक सर्टिफिकेट नंबर और एक टोकन नंबर। आपको टोकन नंबर जो सबसे लास्ट में मूल निवास के होते हैं, और मूल निवास भी वो जो डिजिटल साइन किया हुआ हो, भले ही वो 5-6 साल पुराना ही क्यों ना हो, वो आपको इसमें अपलोड करना है। उसके टोकन नंबर डालने हैं आपको, और फिर जो है उसकी जो डेट है जिस दिन ये बना था वो सबसे ऊपर में होती है, वो डालने हैं आपको। और फिर संलग्न संख्या में जितने भी डॉक्यूमेंट के आपने बीच में कुछ छोड़ा है तो इसको क्रम मत देना। जैसे ये एनओसी वाला आपने छोड़ा है तो इसको क्रम न देके 4 के बाद सीधे 5 मूल निवास को देंगे, और इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और अपलोड करना है। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, यदि जिसकी शादी हो गई है तो वो उसको अपलोड करे। और इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट है, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं आपको, और जो डेट है उसमें जिस दिन सर्टिफिकेट बना था वो डेट डालने हैं आपको, न कि आपने अप्लाई किया हुआ है या और कोई नंबर है वो नहीं, वो डेट नहीं डालनी है। जिस दिन आपका बना था वो डेट डालनी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र में बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनके जो है वो डालना है। आजकल डिजिटली बनते हैं तो उनमें भी वही है, टोकन नंबर डालने हैं इसमें, और जिस दिन को बनना था उस दिन की। और अगर आपका अंतिम तिथि से पहले से बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना एक एफिडेविट में साथ में लगा देना और फिर इसको अपलोड कर देना। इसके बाद बात करेंगे हम ये जो यहाँ तक, मतलब कि अपना जो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अपनी जो सारी डिटेल भर गई है। अब आपके सामने जो प्रीव्यू पेज आएगा, वो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं है, प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पेज को आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको एडिट और फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट और फाइनल सबमिट। तो अगर आपको अभी कोई एडिट करना है तो अभी आप इसे एडिट या अपडेट पे करके कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि हाँ डिटेल पूरी मैंने सही तरीके से भर दी है, तो फिर आपको जो है वो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा, और पेमेंट के ऑप्शन के बाद जब आपका पेमेंट भर जाएगा तो आपको उससे पहले ये कि ये दिस इज फाइनल सबमिशन, ये ऐसा एक मांगेगा। उसके बाद में ओके करते ही ये पेमेंट के लिए चला जाएगा। और पेमेंट करने के बाद में आपको ये फी रिसिप्ट दिखाई देगी, ये देख सकते हैं, ये मेरी खुद की फी रिसिप्ट है। और इसमें कई अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही हैं। इसमें पेमेंट स्टेटस, आपका अगर पेमेंट स्टेटस मेरी तरफ सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके अलावा ये रिसिप्ट नंबर, ये सब डिटेल्स होगी। लेकिन कई अभ्यर्थियों की जो है ये नल NULL लिखा आ रहा है, सॉरी, कई अभ्यर्थियों के ये NULL लिखा आ रहा है। तो वो उसका ज़्यादा इंतज़ार न करते हुए कई अभ्यर्थियों ने 24 घंटे भी वो चेक कर लिया, फिर भी उसके बाद भी वही स्थिति है। तो आप एक पोस्टल ऑर्डर सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से लिख लेवे। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के नाम से एक पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप लगा लेवे, ताकि जब भी आपका डेब्यू हो तो वह उनको बता देना कि इसमें ये दिक्कत आ रही थी, तो मैं 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लेके आया हूँ, तो आपके सामने वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है फीस रिसिप्ट, और इस तरह अपना फॉर्म जो है वो भर चुका है। और जैसे ही आपका फॉर्म भरेगा फिर आप वापस SSO ID पे आओगे तो आपके सामने ये जो 2 डिटेल आएगी, लाइब्रेरी गेटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक तो आएगी डायरेक्ट डाउनलोड स्क्रूटनी PDF, इसको भी आपको डाउनलोड करना हो, एक आएगी व्यू रिसिप्ट। इन दोनों की आपको 2 फोटोकॉपी निकलवानी है, स्क्रूटनी PDF की भी और व्यू रिसिप्ट की भी। और इस प्रकार आप देख सकते हैं ये थी डिटेल्स स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में, पढ़ने के बारे में। अब हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म। उसको जो है वो अपने को मैनुअली फिल करना है पेन से, ब्लॉक कैपिटल लेटर में। तो वो कैसे फिल करें, इसके बाद अब हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके बारे में। तो जो आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको यहाँ पे जो फ़ोटो लगाना है, और उस फोटो को आपने जैसे ये मैंने साइन किए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ नीचे से लेके थोड़ा आधा और आधा ऊपर तक फ़ोटो पर ऐसे साइन करना है। उसके बाद में आप ये ध्यान रखना कि फ़ोटो पे केवल खुद के ही साइन करना है, इसके अलावा जिसके पास आप इसको गजेटेड कराने जाओ उनके यहाँ पे साइन या सील आपको नहीं करवाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म को है जो ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में पूरा ब्लू पेन से भरना है। तो सबसे पहले जैसे आपका नेम है, तो नेम, जैसे आपका नाम मुकेश कुमार है तो मुकेश या लिख के नेम में, और ये नीचे सरनेम में यहाँ पे कुमार लिख देना। उसके बाद जो आपके रोल नंबर है वो भर देना, फिर मेरिट नंबर भर देना। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट एड्रेस की। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो इन 2 लाइनों में भर देना। उसके जैसे हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, विलेज है, थाना है, तहसील है, जो वो है वो भर देना। यहाँ पे विलेज, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड। उसके बाद हम होम एड्रेस की बात करें तो आपका अगर ये सेम ही है तो फिर आप यही डिटेल यहाँ पे भी भर देना। इसके बाद हम बात करें ये जो पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजाइड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग्स 5 ईयर। ये वैसे आप किसी अस्थायी जगह पे रह रहे हो तो ही आपको पढ़ना है, वरना ये जो 4 नंबर कॉलम है ये आपको खाली छोड़ना है। अब हम बात करेंगे 5 नंबर कॉलम की। तो ये इसमें आपके फादर की डिटेल्स पढ़नी है। फादर की डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो बनना है। उसके बाद में आपके फादर का एड्रेस, जो आपका एड्रेस है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, वो बनना है। और इसके बाद में परमानेंट होम एड्रेस बनना है आपको। इसके बाद में प्रोफेशन बनना है, आपके फादर क्या करते हैं। किसी गवर्नमेंट जॉब में तो वो, फार्मर है तो फार्मर, क्लर्क है तो क्लर्क, या बिजनेस मैन है तो बिजनेस मैन, या फिर आपके फादर सर्विस में है तो गिव डेजिग्नेशन, तो उनके पद का नाम वगैरह आपको पढ़ना है। फिर नेशनलिटी ऑफ में फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ये जो है वो सारी डिटेल वैसे अपने आप ऑटोमेटिकली फेस होते आ जाती है। तो 6 नंबर कॉलम में अपने को कुछ नहीं लिखना। हाँ, 6 नंबर का 1 में कुछ नहीं करना है, पर जो 2 नंबर कॉलम में प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ, इसमें आप अगर आप मैरिड हो तो आपको हस्बैंड ऑफ वाइफ उनके बर्थ प्लेस के बारे में लिखना है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है और हस्बैंड के बर्थ प्लेस का नाम लिखना है। और अगर आप बॉयज़ हो तो आपको अपने वाइफ के बर्थ प्लेस का नाम लिखना है।
इसके अलावा 7 नंबर जो कॉलम है वो उसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद में बी है वो प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स। इसमें जो आपके फॉर्म भरा होगा उसमें जो विज्ञापन को निर्धारित तिथि का आयु, तो वो जो लिखी हुई है वही आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद में एज एट मैट्रिकुलेशन। इसमें ध्यान रखना है कि जब आपने 10th पास की थी वो इसमें ईयर, मंथ और डे डालना है। जैसे आपका बॉर्न हुआ था 2001 में और आपने 2015 में 10th पास की, तो कितना टाइम हुआ वो टाइम आपको डालना, मतलब आप 10th पास के टाइम कितने साल के थे वो एज डालने। वो आप नेट से कैलकुलेट करके और कर लेना गूगल पे जाके। उसके बाद में 8 नंबर डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इज इट सिचुएटेड, तो वही वापस आपको अपने बर्थ प्लेस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। सेम ही डिटेल यहाँ पे भी डालनी है, ये भी है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 9 नंबर कॉलम की। 9 नंबर कॉलम में आर यू अ मेंबर ऑफ SC/ST। अगर आप SC/ST से बिलोंग रखते हैं तो ही आपको इसमें यस लिखना है, वरना आपको नो लिखना है। और अगर आप SC/ST से हो तो आपको यस लिख के, और जो भी आपकी कास्ट है जैसे मीणा है, ग्रासिया है, बैरवा है, जो भी है वो लिख दें यस, और जो आपकी कास्ट है। और SC/ST के अलावा जितने भी कैंडिडेट है वो उनको नो लिखना है, इस बात का ध्यान रखना विशेष। तो ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब जो अटेस्टेशन फॉर्म का दूसरा पेज है वो देखते हैं हम। और जो दूसरा पेज है उसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दी गई है और उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप ये जो पहला कॉलम है उसमें आपको अपने 10th की डिटेल देनी है। 10th की डिटेल में सबसे पहले आपके स्कूल का एड्रेस देना है, और अगर एड्रेस बड़ा है तो शॉर्ट में भी दे सकते हो। फिर स्कूल जहाँ पे भी है उसका कौन से विलेज में है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड स्कूल का। उसके बाद में डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग। तो इसमें डेट ऑफ लिविंग में तो आपको जिस दिन को आपके 10th का रिजल्ट आया था जो मार्कशीट में लिखा हुआ है वो आप लिखनी है डेट और रिजल्ट डेट। और डेट ऑफ एंट्रिंग में जैसे आपने 30 जून 2015 को आपको 10th का रिजल्ट आया था, तो आपको उससे 1 साल पहले 2014 में आपने एडमिशन लिया होगा 10th क्लास में, तो आपको जुलाई भी कोई भी डेट डाल देनी 1 साल पहले की, जिसमें ये ध्यान रखना कि संडे ना हो, नेट से देख लेना बस ये। और यहाँ पे लिख देना एग्जामिनेशन पास में 10th लिख देना। उसके बाद में 12th की डिटेल, तो 12th की डिटेल में भी वही है, एड्रेस लिख देना स्कूल का, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, और अगर स्कूल आपकी सिटी में है तो विलेज ये वाला खाली छोड़ देना, कोई नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पिन कोड है। फिर आपको डेट ऑफ एंट्रिंग डालनी है वही 10th की तरह। आपने 16 में पास किए तो एंट्रिंग में 15 डाल देना, और ये यहाँ पे 12th लिख देना, और फिर आप ग्रेजुएशन की डिटेल भर देना यहाँ पे। और आप अगर आपने फॉर्म में 10th 12th और डिप्लोमा ही भरा है तो फिर आपको यहाँ पे डिलीट सीलीट जो भी गया है, जैसे यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर से किया तो VMOE लिख के रावतबाड़ा रोड कोटा, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोटा लिख देना है और पिन कोड डाल देना है यूनिवर्सिटी के। और उसके बाद में जैसे आपने 19 में डिप्लोमा किया है तो यहाँ डेट जो भी आपके रिजल्ट की डेट है वो डाल देना पूरी, और यहाँ पे उससे 1 साल पहले डेट डाल देना एंट्रिंग की। और फिर लिख देना अगर आपने डिलीस किया है तो डिलीस का, सिलीस किया तो सिलीस, बिलीस किया तो बिलीस का, कोई भी इनमें से एक लिख देना। और इसके अलावा और भी डिटेल आपने भरी है जैसे मास्टर्स की, MA MSc की, या और भी BEd वगैरह की, तो वो इन दोनों में भर देना, वरना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको भी खाली छोड़ देना। इसके अलावा 11 नंबर कॉलम की बात करेंगे। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिव डिटेल्स। यदि आप कभी कर्मचारी रहे या राज्य सरकार के या है अभी तो इसमें आपको डिटेल्स देनी, और अगर आप नहीं है तो 11 नंबर कॉलम को आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद बात करेंगे 12th नंबर कॉलम की। 12th नंबर कॉलम आपको ये बता रहा है कि अभी कभी आप कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट और एनी ऑफिसर, यदि आप कभी दुराचरण या अपराधी रहे हैं इस बारे में तो डिटेल इसकी देना है, वरना ये खाली छोड़ना है। तो ये आपके स्टूडेंट्स को खाली छोड़ना है ये 12th नंबर कॉलम। इसके बाद जो 13 नंबर कॉलम है, 13 नंबर, वो आपको पढ़ना है, सबको पढ़ना ही है, ये कंपलसरी है। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन। अपने गांव के 2 ऐसे
व्यक्तियों का नाम लिख देना जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। ये ध्यान रखना कि आपके परिवार के मेंबर ने होने चाहिए इन दोनों में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी लिख देना जो आपको जानते हैं। इसके बाद में जो ये डेट और प्लेस है, ये आप जब गजेटेड ऑफिसर के पास साइन करवाने जाए तब लगा देना। जैसे 27/11 को जा रहे हो तो 27/11/22 लिख दिया, और जिस जगह पे आप जा रहे हो, जिस जगह पे ये ऑफिसर के पास जा रहे हो वहाँ का प्लेस लिख देना। जयपुर में हो तो जयपुर का। उसके बाद में यहाँ पे आपके खुद की साइन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट साइन कर देना, और फिर ये यहाँ पे आपका नाम लिख देना। यहाँ पे सन ऑफ में आपके फादर का नाम लिख देना, और फिर यहाँ पे फॉर द लास्ट 10th ईयर, मतलब ये 10 साल से आपको जानते हैं। नॉलेज एंड बिलीव द हिम द पर्टिकुलर फर्निश बाय, ऐसा करेक्ट। ये तो यहाँ पे आपको, ये आपको खुद पढ़ देना। बाकी आप ऑफिसर के पास यहाँ पे साइन और सील करवा देना, और फिर यहाँ पे भी वो का ये जो प्लेस और बर्थ पर डेट ऑफ प्लेस पर है वो इधर पे पढ़ देना। तो इस तरह से ये अटेस्टेशन फॉर्म की भी डिटेल मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो अपने DV 29 और 30 का है, उसमें जो डॉक्यूमेंट 2 सेट में लगाना है, एक सेट ओरिजिनल का और 2 कॉपी के, वो किस क्रम में जमाना है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपने जो लाइब्रेरियन का फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में 2 नंबर पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म डालना है, 3 नंबर पे स्क्रूटनी फॉर्म, उसके बाद में 4 नंबर पे स्क्रूटनी फॉर्म की फी स्लिप। और कई व्यक्तियों की मतलब फी स्लिप है उसमें सक्सेस लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखा आ रहा है उसकी जगह NEAA लिखा हुआ आ रहा है तो आपको फिर जो है वो पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का किसके नाम पे, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पे लगा के और लेके जाना साथ में। इसके बाद 5 नंबर डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड, उसकी कॉपी 2 कॉपी करवा लेना। फिर है 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की डिटेल पढ़ी है तो ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में ये ध्यान रखना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर प्लस डिग्री, इन चारों की कंबाइंड करके अपलोड भी करनी थी और साथ में भी लेके जाना है। और फिर 9 नंबर डॉक्यूमेंट में डिलिस बिलिस सिलिस, जो आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया उसकी मार्कशीट लगानी है, ये ध्यान रखना। अब पहले मार्कशीट लगानी है, उसके बाद इनका जो भी अगर आपने वर्तमान महाविद्यालय से किया होगा तो आपके एक और इसका जैसे डिलीज किया तो इसकी मार्कशीट भी आई होगी, और उसके 1 साल बाद में आपका डिप्लोमा भी आया हो तो वो लगाना है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि सब आपको ये सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा। 10 नंबर डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब 11 नंबर डॉक्यूमेंट है वो ID प्रूफ के बारे में। तो ID प्रूफ में आप आधार लेके जाना और उसकी 2 कॉपी लेके जाना। उसके बाद 12 नंबर डॉक्यूमेंट है लास्ट इंस्टीट्यूट का CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जैसे आपने फॉर्म में डिटेल भरी है 10th और 12th और डिप्लोमा की, तो आपको 12th का सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपने ग्रेजुएशन की डिटेल भरी है तो ग्रेजुएशन का। और हाँ, ये ध्यान रखना है इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को। और 13 नंबर पे जो 2 अन्य कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते गए गजेटेड ऑफिसर के साइन किए हुए वो लेके जाने हैं, इनको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, जो अन्य हैं उनको भी। अब 13 नंबर के बाद जो 14 नंबर डॉक्यूमेंट है मूल निवास, मूल निवास को भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, और इसके जो टोकन नंबर है वो आपको उस फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में डालना थे। और ये ध्यान रखना ये डिजिटली साइन वाला ही होना चाहिए, ऐसे डिजिटली साइन होते हैं ना वो। इसके बाद में 15 नंबर डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में अब जिस भी कैटेगरी से हो, EWS, OBC, MBC, यदि आपका आवेदन की तिथि से पहले का है तो आपको जो है वो एफिडेविट नहीं लगवाना, और अगर बाद का है तो एफिडेविट लगवा देना आप साथ में। इसके बाद जो अन्य एफिडेविट होती है, स्मोक का है, डाउरी दहेज का है, मैरिज का है, वो आपको ओरिजिनल लेने और उनकी कॉपी भी 2 करवा देना। और ये स्मोक, दहेज और मैरिज का ये मतलब ये तीनों संतान वाला साथ में भी बनवा सकते हो, एक और अलग अलग भी लगवा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 17 नंबर डॉक्यूमेंट है वो आय प्रमाण पत्र। आपने फॉर्म में आय 2.5 लाख से कम भरी थी तो ये आपको आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला और 1 पेज वाला दोनों बनवा लेने हैं, जो भी वह मांगे वो दे देना।
98 डॉक्यूमेंट है, इसमें अदर सर्टिफिकेट जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका, कोई पीएच कैटेगरी में है तो उसका, और भी कोई कैटेगरी स्पोर्ट्स कोटे का है तो उसका। और विशेष इसमें ये बात ध्यान रखना कि अपने को एक सेट है, एक सेट अपने को एक्स्ट्रा रखना है, ताकि किसी भी एक ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें से निकाल कर दे सकते हैं। ये ध्यान रखना कि उस समय आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो क्वालिफिकेशन फॉर्म में भरी थी वही ले जाए, एक्स्ट्रा ना ले जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार मैंने आपको डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट कौन से क्रम में लगवाने उनके सेट, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में सारी बातें बता दी है। तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो किसी बात को लेकर तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे ही और न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए हरसम एसएसबी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।